हम्म। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के करीब 2 बज रहे हों और फोन पर बस ऐसे ही स्क्रॉल करते करते, नींद ना आ रही हो और बस स्क्रीन चल रही हो। बिल्कुल, और अचानक से स्क्रीन पर कोई बहुत ही अजीब सी चीज दिख जाए? मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कोई जरूरत ना हो। हाँ, जैसे कोई अंधेरे में चमकने वाला कॉफी मग हो गया, या फिर एवोकाडो काटने का कोई बहुत ही फैंसी सा प्लास्टिक का टूल। जो शायद हम अपनी जिंदगी में कभी इस्तेमाल ना करें। सही बात है। और उसके ठीक नीचे एक लाल रंग का टाइमर टिक टिक कर रहा होता है, जिस पर लिखा होता है कि फ्लैश सेल सिर्फ 10 मिनट में खत्म। या फिर सिर्फ 2 पीस बचे हैं। हाँ, और उस वक्त ना अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि कहीं ये इतना शानदार मौका हाथ से ना निकल जाए। और फिर हम खरीद लेते हैं। बस बिना ज्यादा सोचे समझे उंगलियां बाय नाउ बटन पर क्लिक कर देती हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब वो डिब्बा घर पहुंचता है, तो लगता है कि ये क्या मंगा लिया। बिल्कुल तब एहसास होता है कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस जरूर किया है। ये हम में से लगभग हर किसी के साथ होता है। और मजेदार बात ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एकदम सही, ये कोई संयोग नहीं है और ना ही ये सिर्फ हमारी कोई व्यक्तिगत कमजोरी है। तो फिर क्या है ये? देखिए, स्क्रीन के उस पार जो लोग बैठे हैं ना, और उनके बनाए गए जो एल्गोरिथम हैं, वो हमारे दिमाग के साथ एक बहुत ही गहरा विज्ञान खेल रहे हैं। वाओ! हाँ, वो जो बेचैनी हम उस लाल टाइमर को देखकर महसूस करते हैं, वो असल में हमारे दिमाग के न्यूरोलॉजिकल तारों को बहुत ही सोचे समझे तरीके से छेड़ने का सीधा नतीजा है। तो आज की इस गहरी चर्चा का मकसद इसी मायाजाल को डिकोड करना है। बिल्कुल। हमारे पास न्यूरोबायोलॉजी, मनोविज्ञान और जो उपभोक्ता व्यवहार होता है ना, कंज्यूमर बिहेवियर। हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर, उससे जुड़े कई अहम रिसर्च पेपर्स का एक पूरा स्टैक है। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर हम अक्सर वो चीजें क्यों खरीदते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। और इस चर्चा में हम दिमाग के अंदर चलने वाले उस अदृश्य युद्ध को भी समझेंगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो के पीछे के असली कारणों की पड़ताल करेंगे। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी थका देने वाली खरीदारी की साइकिल से बाहर निकलने का जो तरीका है, जिसे जोमो कहते हैं, उसके विज्ञान पर बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इन स्रोतों के खजाने में उतरते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले ना अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा। अच्छा। हाँ, जब हम कोई चीज खरीदने वाले होते हैं, तो उस वक्त हमारे दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या ये कोई सीधा साधा फैसला नहीं होता कि मुझे ये चीज पसंद है और मैंने पैसे दे दिए? बिल्कुल नहीं। रिसर्च बताती है कि ये हमारे दिमाग के 2 अलग-अलग हिस्सों के बीच चल रही एक बहुत ही कांटे की टक्कर है। 2 हिस्से? कौन से? एक तरफ है न्यूक्लियस एक्युम्बेंस न्यूक्लियस एक्युम्बेंस। और दूसरी तरफ है इंसुला। मैंने इन रिसर्च पेपर्स में देखा था कि इस बात को साबित करने के लिए MIT, कार्नेगी मेलन और स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही मशहूर स्टडी की थी। न्यूरो इकोनॉमिक्स की स्टडी। हाँ, वही। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इसमें उन्होंने लोगों के दिमाग की स्कैनिंग की थी शॉपिंग करते वक्त। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस fMRI स्टडी में 26 लोगों को एक मशीन के अंदर लिटाया गया और उन्हें खर्च करने के लिए $20 दिए गए। और फिर उन्हें चीजें दिखाई गईं। हाँ, जब वे मशीन के अंदर थे तो उनके सामने एक स्क्रीन पर अलग-अलग प्रोडक्ट्स की तस्वीरें दिखाई गईं। जैसे क्या? जैसे हैरी पॉटर की कोई किताब हो गई या कोई बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की चॉकलेट। तो जब प्रतिभागियों ने उन पसंदीदा चीजों को देखा, तो उनके दिमाग का वो हिस्सा जिसे न्यूक्लियस एक्युम्बेंस कहते हैं, वो अचानक से चमक उठा। ये वही हिस्सा है ना जो इनाम या रिवॉर्ड से जुड़ा होता है? एकदम सही। ये हिस्सा रिवॉर्ड की उम्मीद से जुड़ा है। पर यहाँ जो सबसे हैरानी की बात सामने आई, वो ये थी कि दिमाग में डोपामाइन का जो जबरदस्त उछाल आता है ना, खुशी वाला केमिकल। हाँ, डोपामाइन, वो उछाल उस चीज को पाने के बाद नहीं आता। रुको रुको, इसका मतलब है कि डोपामाइन हमें तब मिलता है जब प्रोडक्ट असल में हमारे हाथ में होता है। यही तो इस रिसर्च की सबसे दिलचस्प बात है। डोपामाइन का उछाल उस प्रोडक्ट को पाने की उम्मीद में आता है। अच्छा, मतलब एंटिसिपेशन में। हाँ, हमारा दिमाग उस प्रोडक्ट को हासिल करने के ख्याल से ही जश्न मनाना शुरू कर देता है। वाह। उसे लगता है कि बस ये चीज मिल जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब स्क्रीन पर उस प्रोडक्ट की कीमत दिखाई जाती है। और मुझे यकीन है कि कीमत देखते ही वो सारा जश्न रुक जाता होगा। बिल्कुल रुक जाता है। क्योंकि स्रोतों में बताया गया है कि कीमत देखते ही दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिव हो जाता है, जिसे इंसुला कहते हैं। हाँ, इंसुला। पर मुझे ये बात पढ़ते हुए बहुत अजीब लगी कि इंसुला दिमाग का वो हिस्सा है जो असल में दर्द को प्रोसेस करता है। शारीरिक तकलीफ या किसी चीज से होने वाली घृणा को।
तो मतलब क्या किसी महंगी चीज की कीमत देखना सच में शारीरिक दर्द जैसा महसूस होता है? जैसे पैर की उंगली किसी टेबल से टकरा जाए? ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल स्तर पे ये सच है। अरे बाप रे। जब हमें लगता है कि किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा है, तो हमारा इंसुला ठीक उसी तरह से एक्टिव होता है जैसे शारीरिक चोट लगने पर होता है। तो इसे कोई नाम भी दिया गया है? हाँ, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान की भाषा में इसे पेन ऑफ पेइंग यानी पैसे खर्च करने का दर्द कहा गया है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो सोचिए, एक तरफ आपका न्यूक्लियस एक्यूमेंस कह रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये मुझे खुशी देगी, और दूसरी तरफ इंसुला कह रहा है कि इसे खरीदने में मेरे पैसे जा रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल। अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फिर फैसला कौन करता है, मतलब जीतता कौन है? इन दोनों के बीच एक जज की तरह काम करता है मीसियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या MPFC। ये नाम थोड़े वैज्ञानिक है पर समझ आ रहा है। ये MPFC करता क्या है? ये हिस्सा एक तराजू की तरह काम करता है। ये तुलना करता है कि क्या इस प्रोडक्ट से मिलने वाली खुशी इसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत के दर्द से ज्यादा है। अच्छा। अगर खुशी का पलड़ा भारी होता है तो हम खरीदारी कर लेते हैं। और अगर दर्द का पलड़ा भारी होता है तो हम रुक जाते हैं। एकदम सही। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। लेकिन अगर हम आज के डिजिटल युग को देखें ना, तो मुझे लगता है कि इस तराजू का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वो कैसे? देखिए, जब हम नकद या कैश देते हैं तो हम शारीरिक रूप से अपने पैसे को गिनकर अपने हाथों से दूर जाते हुए देखते हैं। हाँ, 100 के या 500 के नोट गिनना। बिल्कुल। उस वक्त तो इंसुला को बहुत कड़ा संदेश मिलता होगा दर्द का। लेकिन आज हम नकद कहाँ इस्तेमाल करते हैं? और यही तो मार्केटिंग और टेक कंपनियों की सबसे बड़ी जीत है। हम्म। डिजिटल पेमेंट्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, फोन से होने वाले वो 1 क्लिक पेमेंट्स, इन सब ने हमारे इस इंसुला को पूरी तरह से चकमा देना सीख लिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड है वो हमारे दिमाग के बटवे के लिए एक पेन किलर की तरह काम करता है? बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है आपने। मतलब वो पैसे खर्च करने के दर्द को तो सुन कर देता है, लेकिन बीमारी यानी बिना सोचे समझे होने वाले खर्च को कई गुना बढ़ा देता है। डिजिटल पेमेंट्स असल में एक एनेस्थीसिया की तरह ही काम करते हैं। जब दर्द का एहसास ही खत्म हो जाता है तो हमारे उस जज को यानी MPFC को लगता है कि सब ठीक है और हम बस खर्च करते जाते हैं। बिल्कुल। पर यार, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर पेन किलर खाकर दर्द खत्म हो गया है तो फिर ई-कॉमर्स साइट्स हमें कैसे फंसाती हैं? मतलब वे ये सिर्फ 2 बचे हैं वाला टैग क्यों लगाती हैं? क्या वाकई हमारा दिमाग इतना सीधा है कि किसी चीज को कम देखकर उसे ज्यादा कीमती मान ले? इस सवाल का जवाब ना 1975 में हुए एक बहुत ही मशहूर प्रयोग में छिपा है। अच्छा, 1975 में? हाँ, जिसे कुकी जार एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। स्टीफन वॉर्चल और उनके साथियों ने ये प्रयोग किया था। कुकी जार मतलब बिस्किट का डिब्बा? हाँ, सोचिए, लोगों को एक कमरे में बिठाया गया और उनके सामने 2 शीशे के जार रखे गए। ठीक है। एक जार में 10 चॉकलेट चिप कुकीज थी और दूसरे जार में सिर्फ 2 कुकीज थी। और दोनों कुकीज एक ही जैसी थी। बिल्कुल, एक ही कंपनी की, एकदम एक जैसी। लेकिन जब लोगों से पूछा गया तो ज्यादातर ने उन 2 कुकीज को ज्यादा कीमती और स्वादिष्ट माना जो गिनती में कम थी। क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि जो चीज कम है वो पक्का ज्यादा अच्छी होगी, तभी तो खत्म हो रही है। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन इस प्रयोग का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वो क्या था? शोधकर्ताओं ने क्या किया कि लोगों को पहले 10 कुकीज वाला जार दिया। लोग आराम से देख रहे थे। फिर अचानक एक शोधकर्ता आया और उसमें से 8 कुकीज ये कहकर निकाल ली कि माफ कीजिए, दूसरे कमरे के लोगों की वजह से कुकीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब उनके सामने से निकाल ली? हाँ। अब उस जार में भी सिर्फ 2 कुकीज बची थी। और मुझे यकीन है कि इसके बाद उन बची हुई 2 कुकीज की वैल्यू लोगों की नजरों में आसमान छूने लगी होगी। बिल्कुल सही। कोई चीज हमेशा से कम होना, उसका उतना असर नहीं होता। लेकिन जब कोई चीज पहले भरपूर मात्रा में हो और फिर अचानक हाई डिमांड की वजह से कम होने लगे तो हमारा दिमाग पागल हो जाता है। अरे, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जब कोई वेबसाइट लाल अक्षरों में दिखाती है कि 20 लोग अभी इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं या स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। हाँ, वे जानबूझकर उसी कुकी जार वाले हाई डिमांड और कमी का भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसे आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी कहते हैं। पर अगर हम इवोल्यूशन या मानव विकास के नजरिए से सोचें तो क्या कमी का मतलब हमेशा धोखा होता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, शायद हमारे पूर्वजों के लिए जो चीज कम होती थी, जैसे साफ पानी या शिकार, वो वाकई में ज्यादा मूल्यवान होती थी ना? आपका ये नजरिया बहुत सही है। इवोल्यूशन के हिसाब से हमारा दिमाग इसी तरह से प्रोग्राम हुआ है। तो ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल। हजारों साल पहले कमी का मतलब था कि उसे तुरंत हासिल कर लो, वरना तुम्हारे अस्तित्व को खतरा हो सकता है। भूखे मर जाओगे। हाँ, हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है।
लेकिन आज की मार्केटिंग कंपनियां इस सॉफ्टवेयर को हैक कर लेती हैं। और उसी से कृत्रिम कमी पैदा करती हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर जन्म लेता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये फोमो तो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने किसी सोर्स में डैनियल कानमैन के सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बारे में पढ़ा था। बहुत ही मशहूर थ्योरी है वो। क्या इस फोमो का हमारे सोचने के तरीके से या उस थ्योरी से कोई सीधा संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। कानमैन के अनुसार हमारे पास फैसले लेने के 2 सिस्टम हैं। सिस्टम 1 बहुत तेज होता है, बिना सोचे समझे काम करने वाला और पूरी तरह से भावनात्मक होता है। मतलब एकदम से रिएक्ट करने वाला। हाँ, ये एक बंदर की तरह है जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। और सिस्टम 2? वहीं सिस्टम 2 बहुत धीमा, तार्किक और सोच विचार कर फैसले लेने वाला सिस्टम है। तो जब स्क्रीन पर वो टाइमर टिक टिक करता है तो हमारे दिमाग में क्या होता है? वो टाइमर और वो फोमो हमारे दिमाग को सीधे सिस्टम 1 मोड में धकेल देते हैं। अच्छा। हमें लगता है कि अगर हमने अभी फैसला नहीं लिया तो हम सामाजिक रूप से पीछे रह जाएंगे या एक बहुत बड़ा मौका गंवा देंगे। और उस वक्त हमारा लॉजिकल दिमाग सो जाता है। हाँ, इस तेज और भावनात्मक स्थिति में हमारा तार्किक सिस्टम यानी सिस्टम 2 काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है और हम इम्पल्सिव खरीदारी कर बैठते हैं। और यही कारण है कि जब वो फालतू का चमकने वाला मग घर आता है तब तक हमारा सिस्टम 2 वापस जाग चुका होता है। और फिर भावनाओं का उफान शांत हो जाता है। और तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या बेवकूफ़ी की है। इसी को हम खरीदारी के बाद का पछतावा या बायर्स रिमोर्स कहते हैं। एकदम सटीक बात। लेकिन देखिए, अगर हम जानते हैं कि सिस्टम 1 हमें बेवकूफ़ बना रहा है और ये सब सिर्फ एक मार्केटिंग की चाल है, तो हम खुद को रोक क्यों नहीं पाते? ये बहुत लोगों का सवाल होता है। क्या ये सिर्फ हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल या विल पावर की कमी का नतीजा है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब मनोविज्ञान के सबसे चर्चित प्रयोगों में से एक में मिलता है। कौन सा प्रयोग? 1970 के दशक का स्टैनफोर्ड मार्शमेलो टेस्ट। ओह हाँ, मैंने इस टेस्ट के वीडियोस देखे हैं। बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। हाँ, वॉल्टर मिशेल द्वारा किया गया ये प्रयोग बहुत ही सीधा था। वे बहुत संघर्ष करते हैं उसमें। इसमें होता क्या है, एक बार समझाएंगे? एक छोटे बच्चे को एक खाली कमरे में ले जाकर उसके सामने एक टेबल पर एक मार्शमेलो या उसकी कोई भी मनपसंद मिठाई रखी जाती थी। ठीक है। तो रिसर्चर बच्चे से कहता था कि वो 15 मिनट के लिए कमरे से बाहर जा रहा है। अगर बच्चे ने उस मार्शमेलो को नहीं खाया और इंतजार किया तो रिसर्चर के लौटने पर उसे एक और मार्शमेलो मिलेगा। यानी अभी खा लो तो 1 और 15 मिनट बाद खाओ तो 2। बिल्कुल। दशकों तक इस प्रयोग के शुरुआती नतीजों को एक अटल सत्य की तरह पेश किया गया था। मैंने भी यही सुना था कि जिन बच्चों ने इंतजार किया वो जीवन में ज्यादा सफल हुए, उनके सैट स्कोर बेहतर थे। वो कम मोटे हुए और उन्होंने जीवन में ज्यादा तरक्की की। सबने यही मान लिया कि आत्मनियंत्रण या विल पावर जन्मजात होती है और यही सफलता की कुंजी है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा और जरूरी मोड़ आता है। वो क्या? पुरानी रिसर्च ना सिर्फ आधी तस्वीर दिखा रही थी। 2018 में टाइलर वॉट्स और उनके साथियों ने। अच्छा, नई रिसर्च हुई? हाँ, और उससे पहले 2012 में रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी ने इस प्रयोग को दोबारा किया और इस बार उन्होंने एक नया पहलू जोड़ा। क्या पहलू जोड़ा? वातावरण का भरोसा। वातावरण का भरोसा मतलब क्या रिसर्चर पर बच्चे का भरोसा? बिल्कुल वही। रॉचेस्टर की स्टडी ने बच्चों को 2 समूहों में बांटा। एक समूह के साथ उन्होंने पहले कुछ छोटे वादे किए और उन्हें पूरा किया। जैसे कि मैं तुम्हें नए क्रेयॉन्स लाकर दूंगा, और वो ले आए। तो इस समूह का वातावरण रिलायबल या भरोसेमंद था। और दूसरे समूह के साथ? उन्होंने वादे तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। ओह, तो ये एक अनरिलायबल या धोखेबाज वातावरण था। हाँ। तो इसका मार्शमेलो टेस्ट पर क्या असर पड़ा? नतीजा एकदम आंखें खोल देने वाले थे। जो अनरिलायबल वातावरण वाले बच्चे थे उन्होंने मार्शमेलो टेस्ट में इंतजार ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने रिसर्चर के बाहर जाते ही पहला मार्शमेलो खा लिया। वाव। नई स्टडीज ये साबित करती हैं कि ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। तो मतलब अगर बच्चे को लगता है कि ये रिसर्चर झूठा है और इंतजार करने के बाद भी दूसरा मार्शमेलो नहीं मिलेगा, तो तुरंत पहला मार्शमेलो खा लेना एक बहुत ही समझदारी भरा और लॉजिकल फैसला है। एकदम सही। इस बात ने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया, सच में। है ना? अगर हम इसे आज की हमारी जिंदगी और इंटरनेट से जोड़कर देखें तो ये बहुत गहरा मतलब रखता है। कैसे? सोचिए, आज का इंटरनेट और सोशल मीडिया उसी झूठे रिसर्चर की तरह है। बिल्कुल। हमारे फोन पर रोज अनगिनत नोटिफिकेशंस आते हैं कि आखिरी मौका है, सबसे बड़ी सेल है, ऐसा ऑफर फिर नहीं मिलेगा। और हमारा दिमाग जानता है कि ये एक अनरिलायबल वातावरण है। हाँ, हमें यकीन ही नहीं है कि कल ये डील रहेगी या नहीं।
और इसीलिए हमारा दिमाग भविष्य के फायदे का इंतजार करने के बजाय वर्तमान में जो मिल रहा है उसे तुरंत पकड़ लेने का फैसला करता है। हम अपना ऑनलाइन मार्शमैलो उसी वक्त खा लेते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। तो अगर हमारा डिजिटल वातावरण जानबूझकर हमें इम्पल्सिव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो हम इस जाल से बचें कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम अपना फोन फेंक दें और जंगल में जाकर रहने लगे? नहीं, जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? इस थका देने वाली साइकिल से बाहर निकलने का जवाब एक नए मनोविज्ञान में छिपा है, जिसे जोमो कहा जाता है। जोमो मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, जोमो ये फोमो का सीधा एंटीडोट या इलाज है। फोमो का उल्टा? बिल्कुल। जहां फोमो हमें इस डर में रखता है कि हम कुछ गंवा रहे हैं, जोमो हमें उस छूट जाने में खुशी ढूंढना सिखाता है। लेकिन ये जोमो काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स का ही कोई दूसरा नाम है? नहीं, ये सिर्फ फोन बंद करने या एप्स डिलीट करने तक सीमित नहीं है। जोमो कोई मजबूरी या सजा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये अपनी मर्जी से पूरी आजादी के साथ ना कहने की खुशी है। जहां फोमो हमें सिस्टम 1 की जल्दबाजी और भावनात्मक उफान में फंसाता है ना, वहीं जोमो हमें सिस्टम 2 मोड में वापस लाता है। एकदम सही। ये हमें रुकने, गहरी सांस लेने और सोच समझकर फैसले लेने का मौका देता है। यानी जोमो हमें ऑटोनॉमी देता है, हमारे फैसलों का कंट्रोल वापस हमारे हाथ में देता है। हाँ, और इसी को माइंडफुल कंजम्पशन कहा जाता है। माइंडफुल कंजम्पशन। जब हम जोमो की स्थिति में होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि दूसरे क्या खरीद रहे हैं या कौन सी डील खत्म हो रही है। हम सिर्फ अपनी जरूरत देखते हैं। हम उन चीजों को चुनते हैं जो हमारे जीवन के असली मूल्यों से मेल खाती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि खरीदारी के बाद का जो पछतावा हमें फोमो में होता था, वो जोमो में बिल्कुल गायब हो जाता है। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये करना कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है। जब पूरा इंटरनेट एल्गोरिदम और सोशल प्रूफ सिर्फ और सिर्फ फोमो पैदा करने के लिए बने हैं, तो कोई इंसान सक्रिय रूप से जोमो की आदत कैसे डाल सकता है? इसके लिए हमें उस दर्द को वापस लाना होगा जिसे डिजिटल पेमेंट्स ने खत्म कर दिया है। अच्छा, वो पेन ऑफ पेइंग वाला दर्द। हाँ, मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त अपने रास्ते में जानबूझकर रुकावटें या फ्रिक्शन डालें। फ्रिक्शन? वो कैसे? कभी भी शॉपिंग एप्स में अपने कार्ड की डिटेल्स या यूपीआई पिन सेव करके ना रखें। हाँ, ये बहुत कारगर हो सकता है। कैसे? देखिए, जब आपको अपने आरामदायक बिस्तर से उठकर अपना वॉलेट लाना पड़ेगा, फिर वो 16 अंकों का कार्ड नंबर टाइप करना पड़ेगा, तो बोरियत होगी। हाँ, और इस पूरी उबाऊ प्रक्रिया में हमारे सिस्टम 2 को जागने का समय मिल जाएगा। बिल्कुल। और सिस्टम 2 उठते ही पूछेगा कि भाई, क्या सच में तुम्हें रात के 2 बजे इस एवोकाडो स्लाइसर की जरूरत है? और जवाब ज्यादातर ना ही होगा। हाँ, ये तो है। इसके अलावा ना, एक 24 घंटे का नियम लागू करना भी बहुत फायदेमंद होता है। वो क्या है? जब भी किसी फ्लैश सेल या सीमित स्टॉक को देखकर खरीदारी करने का मन करे, तो उस प्रोडक्ट को कार्ट में डाल दें और 24 घंटे का इंतजार करें। इससे क्या होगा? ये 24 घंटे का समय उस न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस के डोपामीन सर्च को शांत कर देता है। अच्छा, वो जो जश्न मन रहा था वो रुक जाएगा। हाँ, और एक बार वो डोपामीन का नशा उतर जाए तो ज्यादातर मामलों में हम उस चीज को खरीदते ही नहीं है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है ना? तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग खरीदारी करते वक्त 2 विपरीत ताकतों के बीच फंसा होता है। एक तरफ लालच और दूसरी तरफ दर्द। हाँ, हमारा न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस हमें इनाम और खुशी की उम्मीद दिखाता है, जबकि इंसुला हमें पैसे खर्च करने का दर्द महसूस कराता है। और हमने ये भी समझा कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स ने इस दर्द को एक पेन किलर की तरह सुन्न कर दिया है। बिल्कुल। और कैसे कमी का मनोविज्ञान कुकी जार एक्सपेरिमेंट की तरह हमारे तार्किक सिस्टम 2 को दरकिनार करके हमसे भावनात्मक खरीदारी करवाता है। और फिर हमने देखा कि मार्शमैलो टेस्ट के नए नतीजों से हमें पता चला कि अगर हम इम्पल्सिव हैं, तो इसका कारण सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारा वो अविश्वसनीय और चालाक डिजिटल वातावरण है जो हमें आज ही सब कुछ बटोर लेने के लिए मजबूर करता है। और इस सबसे बचने का रास्ता है जोमो। रुकने की, सोचने की और अपनी मर्जी से ना कहने की ताकत। जोमो हमें ये याद दिलाता है कि जब हम किसी गैर जरूरी चीज को छोड़ रहे होते हैं, तो हम असल में कुछ खो नहीं रहे होते, बल्कि हम अपना समय, अपना पैसा और अपनी मानसिक शांति वापस पा रहे होते हैं। सही कहा। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को कितनी गहराई से प्रभावित कर रही है। बहुत गहराई से। आज डिजिटल पेमेंट्स ने हमारे पैसे खर्च करने के शारीरिक दर्द को लगभग खत्म कर दिया है,
और डिजिटल दुनिया की नकली कमी हमारी भावनाओं से खेल रही है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, आने वाले समय में जब हम मेटावर्स और पूरी तरह से वर्चुअल रियलिटी में जीने लगेंगे, जहां सब कुछ डिजिटल होगा। हाँ, जहाँ डिजिटल कपड़े, डिजिटल जमीन और डिजिटल चीजें बिल्कुल असली जैसी लगेंगी और महसूस होंगी, तो क्या हमारा दिमाग असली जरूरत और मार्केटिंग के भ्रम के बीच का फर्क पूरी तरह से भूल जाएगा? ये तो बहुत डरावना ख्याल है। क्या हमारा आदि मानव के जमाने का दिमाग कभी इस नई तकनीक की रफ्तार की बराबरी कर पाएगा? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी वास्तविकता और हमारी आजादी को तय करेगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।